ये कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन के दरमियान फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन की रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुई। इसका जवाब देते हुए रशिया ने क्राइमिया पर कंट्रोल ले लिया और उसके बाद उसे एनेक्स कर लिया। साथ ही प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट किया जो डोनबस रीजन में यूक्रेनियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर चुके हैं। अगले 8 साल तक मिलिट्री क्लैशेस, साइबर वॉरफेयर और नेवल कन्फ्रंटेशंस जारी रही। फिर फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना। ये जंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मास डिस्प्लेसमेंट और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सबब बनी। इस वॉर की ग्रिडनेस 2014 में देखी जा सकती है, जब यूक्रेन में यूरोमेडन प्रोटेस्ट के बाद प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को हटाया गया। इसके बाद साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में प्रो रशियन प्रोटेस्ट शुरू हुए और बिना किसी ऑफिशियल इंजाइना के रशियन मिलिट्री फोर्सेस ने क्राइमिया पर कंट्रोल ले लिया। एक कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम के जरिए रशिया ने क्राइमिया को फॉर्मली एनेक्स कर लिया। अप्रैल 2014 तक रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप ने डोनबस रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया और डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक्स का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने वापस कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन सेपरेटिस्ट फाइटर्स रशियन मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, टैंक्स और आर्टिलरी से सपोर्ट ले रहे थे। 2015 में मिन्स्क 2 एग्रीमेंट्स साइन किए गए ताकि इसके जरिए पीस लाया जा सके, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डेडलॉक में ही रहा। टेंशंस 2021 में और बढ़ गईं जब रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के करीब एक मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करना शुरू की। इसके अलावा बेलारूस में भी यही किया। रशियन अथॉरिटीज ने इन्वेजन का खुला ऐलान नहीं किया था, मगर प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन की सोवरेनिटी को चैलेंज किया था और नेटो मेंबरशिप को परमानेंटली ब्लॉक करने का ऑर्डर किया। अर्ली 2022 में रशिया ने इन दोनों सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को इंडिपेंडेंट स्टेट्स तस्लीम कर लिया। 24 फरवरी 2022 पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया और यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक लॉन्च किया। रशिया के कहने पर इसका मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना था, मगर इस इन्वेजन ने पूरी दुनिया में कॉन्डेमनेशन को जन्म दिया। कई कंट्रीज ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री एड्स दी। यूक्रेनियन फोर्सेस की फियर्स रेजिस्टेंस की वजह से रशिया को अप्रैल 2022 में कायव पर कब्जा करने का प्लान खत्म करना पड़ा। अगस्त तक यूक्रेन ने नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ तक काउंटर ऑफेंसिव्स लॉन्च किए। इसके बाद सितंबर में रशिया ने 4 पार्शियली ऑक्यूपाइड प्रोविंसेस को एनेक्स करने का ऐलान किया, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया। 2022 और 2023 की इस जंग के दरमियान सिर्फ कुछ छोटे छोटे टेरिटोरियल चेंजेस हुए और यूक्रेन के बॉर्डर के बाहर भी पहुंच गए। अगस्त 2024 में रशिया के कर्स्क रीजन में यूक्रेनियन असॉल्ट्स की रिपोर्ट्स आई। रशिया सिविलियन एरियाज को टारगेट करने लगे जो बैटलफील्ड से बहुत दूर थे। आईसीसी ने वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पुतिन के साथ साथ कुछ रशियन ऑफिशियल्स का अरेस्ट वारंट जारी किया। जब सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स हुआ तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग रहे। 1994 में यूक्रेन ने अपने सोवियत वॉर न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने का फैसला किया और इसके बाद और नॉन प्रोफिलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी साइन की। इसके बदले में रशिया, यूके और यूएस ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन किया, जिसमें यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वादा किया गया। 1999 में रशिया ने चार्टर फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी साइन किया, जिसमें हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज और मिलिट्री अलायंसेस चूज करने का हक दिया गया। सोवियत यूनियन के बाद कई ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज ने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी और रशिया के एग्रेसिव एक्शंस को लेकर कंसर्न थे। रशिया ने दावा किया कि वेस्टर्न लीडर्स ने मॉस्को को यह एश्योरेंस दी थी कि ईस्टर्न यूरोप नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने इस क्लेम को भी रिजेक्ट कर दिया। 2004 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल बन गए जब अपोजिशन कैंडिडेट विक्टर यूशेंको को डायोक्सिन पॉइजनिंग की वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा। इलेक्शंस के रिजल्ट में इनको विनर डिक्लेयर किया गया, मगर वाइड स्प्रेड वोटर रिपोर्ट्स सामने आई और ऑरेंज रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए और री रन इलेक्शंस में भी ये दोबारा जीत गए। ये प्रोटेस्ट कलर रेवोल्यूशन का हिस्सा थी, जो रशिया के मुताबिक वेस्ट बैक्ड मूवमेंट्स थे जिनका मकसद रशिया का इन्फ्लुएंस कम करना था। 2008 के नेटो समिट में यूक्रेन और जॉर्जिया ने नेटो को ज्वाइन करने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर नेटो मेंबर्स ऑलरेडी डिवाइडेड थे। यूरोप की कुछ कंट्रीज इस बात से डरते थे कि नेटो एक्सपेंशन की वजह से रशिया को प्रोवोक कर दिया जाएगा। नेटो ने ये मेंबरशिप प्लान एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन ये बात क्लियर कर दी कि फ्यूचर में यूक्रेन और रशिया नेटो का हिस्सा बन सकते हैं। पुतिन इस बात से नाराज थे और इस बात के खिलाफ रहे। 2022 तक यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप अनसर्टेन रहा।
इसी दौरान यानुकोविच, जो ऑरेंज रेवोल्यूशन के दरमियान पावर से हट गए थे, 2010 का इलेक्शन जीते और वापस आ गए। अप्रैल 2014 तक डोनबास रीजन के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गए, जिसमें रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट शामिल थे, जिसमें रशिया ने सीक्रेटली इंटेलिजेंसेस और सिक्योरिटी को भेजना शुरू किया। अप्रैल 12, 2024 में प्रो रशियन मिलिटेंट्स ने इन दो लोकेशंस के ऊपर कब्जा कर लिया। इनको फॉर्मर रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर आइगर गिरकिन लीड कर रहा था। इन्होंने बाद में एडमिट किया कि इनके यूनिट्स के एक्शन ने इस वॉर को ट्रिगर किया। यूक्रेन ने 15 अप्रैल 2024 को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस शुरू किए, मगर इनिशियल मिलिट्री रिस्पांस वीक रही। इसकी वजह से यूक्रेनियन फोर्सेस को हाई अलर्ट के ऊपर रखना पड़ा। रशिया ने हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, इरेगुलर फाइटर्स, रेगुलर ट्रूप्स और इसके साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट भी शामिल थी। जुलाई 2014 तक यूक्रेन ने हेल्ड एरियाज को रिक्लेम करना शुरू किया। जुलाई 17 को मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH17 को सेपरेटिस्ट ने मिसाइल से गिरा दिया, जिसमें तकरीबन 300 लोग मारे गए। इस इवेंट ने रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल आउटरीच को और बढ़ा दिया। 2014 से 2021 तक तकरीबन 3000 सिविलियंस मारे गए, जिसमें ज्यादातर कैजुअलिटीज 2014 से 2015 के दरमियान में। वार जोन के लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। आर्बिट्री डिटेंशन दोनों साइड्स से होती रही, लेकिन 2016 में यूक्रेन कंट्रोल्ड एरियाज में इसकी कमी देखी गई, जबकि सेपरेटिस्ट हेल्ड रीजन्स में ये प्रैक्टिस जारी रही। इन्वेस्टिगेशंस दोनों तरफ की वॉर क्राइम्स में स्लो रही और अकाउंटेबिलिटी बहुत कम देखी गई। रशिया के इन्वेजन के 3 साल बाद भी वॉर जारी है। रशिया की फोर्सेस ईस्टर्न यूक्रेन में ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हैं, मगर यूक्रेनियन मिलिट्री फोर्सेस इस प्रोग्रेस को स्लो करने में काफी सक्सेसफुल रही हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम किया कि पुतिन नेगोशिएशन स्टार्ट करने में रजामंद है, मगर यूक्रेन, यूरोपियन अलाइज और यूएसए के इस पीस डील के ऊपर कुछ डिफरेंट व्यूज हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी इस बात का हिंट दिया कि अगर उनके इस्तीफा देने से पीस आया जा सकता है तो वो इसके लिए तैयार है, मगर अब तक कोई फाइनल रेजोल्यूशन सामने नहीं आ रही। यूक्रेन और रशिया के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न एरा का सबसे डिफाइनिंग कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, जिसका अंजाम अभी भी अनसर्टेन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।